अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आपको ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की करंट सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। रीसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से टेररिज्म का राइज हुआ है। ऑल्दो सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक तो कर रही हैं, मगर इसका सदेबाब कैसे मुमकिन होगा? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? और दूसरी तरफ भारत जो कि एक तरफ अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां भी दे रहा है। तो इन धमकियों के अंदर कितनी जान है, इस पर भी बात होगी। एंड इस सारे सिचुएशन के अंदर चीन क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर तज्जिए के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया स्टडीज़ मेहदी शाह साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और हमारे साथ हमारे एनालिस्ट जिनको आप देखते हैं रोज़ अपने प्रोग्राम में, सलीम बुखारी साहब भी मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम को मेरे साथ को होस्ट कर रहे होंगे। सर गजनफर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। सिंदूर जो है वो माथे का कलंक बन के रह गया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने शायद सबक नहीं सीखा। अब फिर से सिंदूर 2.0 का नारा लगाया जा रहा है। अभी रिसेंट आर्मी चीफ ने जिस तरह का बयान दिया, पाकिस्तान को जुग्राफिया से मिटाने की बातें की जा रही हैं, तो इन बातों के अंदर कितना वजन है, कितनी सिग्निफिकेंट है ये? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया बल्कि पाकिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान इंडिया को सोचते आप इसको वर्ल्ड मीडिया को देख लें, जिस तरह वर्ल्ड मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया था। तो अगर आप उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है एक दुनिया में एक आर्टिकल छपा था की एरो में, और उसका हेडलाइन जो थी की एरो की, एक वो एयरफोर्स के एक एनालिस्ट हैं एलन वर्स, उन्होंने उस चीज़ को लिखा था और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की थी। केम टू पाकिस्तान, स्टेड विद PAF ऑल्सो, और उसके बाद उन्होंने, और उनकी आर्टिकल का हेडिंग थी अंडरस्टैंडिंग द रफ़ेल किल्स। ये रफ़ेल 4 गिरे थे, 8 गिरे थे, ट्रंप ने तो 11 बना दिए थे, लेकिन 8 गिरे थे। अब उसके बाद उनका रीज़न क्या था? रफ़ेल बहुत आउट ऑफ मतलब टेक्निकली बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। उसके अंदर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था जो मैं कोट करना चाहूँगा। उसने लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि 52 मिनट्स में, 52 मिनट में पाकिस्तान ने इंडिया की पूरी फोर्सेस को ज़मीन बोझ कर दिया था। अब ये है छोटी सी तारीख़, मैं उससे पहले नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान ने, जब भी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट हुई है, देखिए एक चीज़ ये होती है कि जब जंग हो रही होती है उसमें टेरिटोरियल लॉसेस जो होते हैं वो तो होते हैं, मटेरियल लॉसेस भी होते हैं, लेकिन फिर मटेरियल लॉसेस दोनों साइड पे होते हैं, दोनों जो दी एडवर्सरीज़ हैं। लेकिन ये जो पिछली जो जंग गुजरी है इसमें मटेरियल लॉसेस जो है वो पाकिस्तान की साइड पर नहीं थे, टोटल मटेरियल लॉसेस आर इंडियन साइड। अब ये चीज़ें इंडिया के अंदर जो उनके एनालिस्ट हैं और जो एनालिस्ट अच्छे हैं वो उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त अगर आप इंडियन आर्मी का कल्चर देखें, साथ ख़ास तौर पे जब से वहाँ पे CDS की अपॉइंटमेंट शुरू हुई है, आपको पता है CDS पुराना जो था अनिल चौहान, और उसके बाद ये जो CDS है, ये दोनों CDS जो थे, ये अजीत कुमार डेविल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये उसके दफ्तर में काम करते थे। वहाँ से ये रिटायर्ड लोग थे, इनको मर्ज करके और उन्होंने CDS पे लगा दिया। फिर आप इंडियन एयरफोर्स के चीफ़ का अगर कंडक्ट देखें कि वो एयरफोर्स के चीफ जो है सोए हुए थे, 2 महीने बाद वो जागे एक दिन सुबह और उन्होंने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 F-16 गिरा दिए। अगर आप तो आप उससे उनके करैक्टर का, मैं सिर्फ आपको इवेंट्स कोट कर रहा हूँ ताकि आपको कंक्लूजन में आसानी हो, उनके आप कंडक्ट का अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ ने या उसके अनिल चौहान जो CDS ने, उन्होंने सिंगापुर बेस्ड ट्यूटर को जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमारे लॉसेस तो हुए हैं, अब कितने हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता, तो आप इसमें झूठ का अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर आप भी इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से पहले एक इनके राजस्थान में एक कमांडर हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सोबक E मीनावाला, वो अब डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टडी, उनकी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि जी मैंने अभी रिसेंटली जो है नूर वली महसूद से मुलाकात की है और वो जो है ही लव्स इंडिया, और हम बड़ी जल्दी अभी उनके साथ मिलके एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होली वॉर लड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, हिंदुओं की और मुसलमानों की मिला के मुसलमानों के ख़िलाफ़ होली वॉर हो सकती है? उस साथ उसने एक और लफ्ज़ जो कहा है कि सेंटेंस कहा है कि हम अब इन टेररिस्ट के साथ डिफेंस माहिदा करने जा रहे हैं। इससे आप इंडियन आर्मी के करैक्टर का, यानी आप टेररिस्ट से एक दिफाई माहिदा कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कि टेररिस्ट ओरिएंटेड लोगों से डिफेंस माहिदा हुआ? नूर वली मसूद या बाकी गुल बहादुर बाकी को नाम उठा के
दुनिया कहती है कि UN की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट कहती है कि 6000 के करीब दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद। उसके बाद अभी आप रिसेंट आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसने कहा कि जी हम जो का, मैं वो स्टेटमेंट रिपीट नहीं करना चाहता, हर एक को पता है। तो क्या ये एक मिलिट्री कमांडर की ज़बान है या एक पॉलिटिशियन की ज़बान है? असल में ये जो RSS का कल्चर इस बुरे तरीके से इंडिया की फ़ौज के अंदर समा गया है कि उन्होंने जोग्राफियाई बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे, स्ट्रेंथ बेसिस पे, कंपैरिजन बेसिस पे, म्यूनिशन बेसिस पे आर्मी या दोनों आर्मी के कंपैरिजन को देखना छोड़ दिया। बरगेर साहब, कथा कलामी कर रहा हूँ मैं आपकी। अगर मैं ये एज्यूम करूँ जो आप फरमा रहे हैं, क्या इंडिया की आर्मी जो है वो RSS का मिलिटेंट विंग बन गई है? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा था कि जब आप दुनिया पूरी को उठा के देख ले, जब आप मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी ईरान की और अमेरिका की, इजराइल की जंग है, ये किसी टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं है, ये सब एक ढकोसला है जो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे और जी स्टेट ऑफ होमस खोल दे, ये सब ढकोसला है। बुनियादी तौर पे अमेरिका का इनडायरेक्ट मकसद था 3 मिशन ऑब्जेक्टिव्स को तरतीब दे के, जो रिजीम चेंज, जो न्यूक्लियर और जो मिसाइल पे बेस करते थे, उन इनडायरेक्ट को उनको तफवीज़ दे के इनडायरेक्ट मकसद था ईरान को तबाह करना। ईरान खड़ा हो गया। अभी यही मजहबी जनूनियत है जिसके ऊपर से लॉजिक प्रिवेल नहीं कर रहा, यही RSS की मजहबी जनूनियत है। यानी मैं आपसे बारहा कहता हूँ और फिर कहूँगा कि इंडिया की बुनियादों में, इंडिया की जो बुनियादें 1947 में जो उनकी फाउंडेशन बनी थी, उसके अंदर 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक है दहशतगर्दी का खून। किस तरह? क्योंकि उन्होंने 1 महीने बाद अपने उस शख्स को, जिसको पीस एक्टिविस्ट था, जिसको वो बापू कहते हैं, उसकी तस्वीरें लगा के फिरते हैं, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे RSS के एक प्रीचक ने गोली मार दी थी। वो खून गया इंडिया की कंडीशन, वहाँ से दहशतगर्दी का सब कॉन्टिनेंट में आगाज। उसके बाद इंडिया की बेसिस है गैर इखलाकी, गैर इमोरलिटी के ऊपर। इमोरलिटी किस तरह कि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेडी माउंटबेटन से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे। अब लेडी माउंटबेटन ने अपनी किताब भी छापी है समर के नाम से, जिसमें जो सारे इश्किया खतूत छापे हैं जो नेहरू साहब ने उनको लिखे थे, जिसको तो नेहरू ने छुपाने की बेपनाह कोशिश की गई। वो नेहरू ने कंपेल किया लेडी माउंटबेटन को उन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से कि तुम माउंटबेटन को प्रेशराइज करो कि कश्मीर जो है वो इंडिया के हवाले किया जाए। आपको पता है गुरदासपुर के अंदर झंडे लग गए थे पाकिस्तान से, 3 दिन तक गुरदासपुर की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। 51.3% लोगों ने, गुरदासपुर के लोगों ने पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोट दिया था, जिसमें क्रिश्चियंस भी शामिल थे। लेकिन 3 दिन बाद चूंकि लेडी माउंटबेटन का प्रेशर था, माउंटबेटन को पता था कि लेडी माउंटबेटन की और जवाहरलाल नेहरू के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, तो उसने उस बेसिस पे कश्मीर को उसने कहा अच्छा कोई काम करो, एक जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर साइन किया गया जब मुजाहिदीन पुंछ को फतह करने वाले थे और श्रीनगर के अंदर मौजूद। अगर कहीं वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे दरख्त काट के डाल देते ना तो इंडियन आर्मी उधर लैंड ना कर सकती। तो ये जो दहशतगर्दी का जो आंसर है, ये आप ओवर अ पीरियड ऑफ देख रहे हैं कि 36 मुस्लिम कुछ फिसादात हुए बहुत बड़े बड़े, जहां बॉम्बे में, कैलकाटा में, दिल्ली में नहरों के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा था। बगीर साहब आपके पास वापस आएंगे, ज़रा इंडिया के मसले के साथ ज़रा तय कर लें। शाह साहब आपसे ये पूछना है कि ये जो वॉर हुई, इसके बाद एक तो पाकिस्तान का स्टेटस जो है मिलिटरीली बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज भी किया गया और बढ़ भी गया। दूसरा, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो इट गॉट्स टू न्यू हाइट्स। इज़ दैट इम्प्रेशन करेक्ट? जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टेचर तो पहले से मौजूद था। अगर आप देखें तो हेनरी किसिंजर का वाक़या हो, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो, जिनेवा अकॉर्ड्स हों, इस सारे के अंदर पाकिस्तान, हत्ता कि जो भी नियर पास्ट के अंदर दोहा एग्रीमेंट था, तो पाकिस्तान हर जगह मौजूद था। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी, क्योंकि एक तसव्वुर था पाकिस्तान के अंदर भी कि शायद भारत बहुत आगे निकल गया है, लेकिन वो जब तसव्वुर का जो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप यूँ देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान से बाहर सार्क ममालिक के अंदर ही आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस होगी। और आप ये देखेंगे कि वहाँ पर लोगों ने किसी एक से भी नहीं बनती हिंदुस्तान की, बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान के इख्तलाफ हुआ, खिलाफ गए। और इसी तरह दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि दुनिया का भी एक जो मेयार था वो किसी हद तक बदला, और उन्होंने भी ये महसूस किया कि नहीं, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के बराबर का मुल्क कम अज़ कम मिलिट्री के अंदर नहीं है। शाह साहब, वो जो एक तसव्वुर था कि हिंदुस्तान जो है राइजिंग इंडिया
और ब्राइट इंडिया पता नहीं क्या क्या, वो कायम है या वो अंडरमाइन हुआ है? वो तो हमें आइसोलेट करने चले थे दुनिया में और समझते थे कि वो इस रीजन के मामा हैं, इसके बहुत बड़े जगादरी हैं। वो कंप्रोमाइज़ हुआ है अभी हिंदुस्तान का? आपने देखा इंटरव्यू जो रॉ के साबिक हैं दलित साहब, उन्होंने कहा कि हम उन्हें अकेला करते करते खुद अकेले हो गए, तो हमें उनको एंगेज करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट भी अभी है। उनके सेक्रेटरी जनरल आरएसएस का भी आया, फिर उनके साबिक आर्मी चीफ का भी आया। तो सूरत हाल वहाँ पर है। 6 जून को दिल्ली के अंदर इस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कि वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के साथ। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पर भी ऐसे लोग अब दोबारा से सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये गलत फैसला कर लिया और इसका पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान हो गया। और हिंदुस्तान जो बहुत सारे प्लान करके बैठा हुआ था, क्वाड से लेकर और जो ब्रिक था और इस सारों के अंदर, वो सारों का जो है वो शटर हो गया उसका, वो सारी सूरत हाल। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहरहाल वो ये कोशिश में ज़रूर लगा हुआ है कि ठीक है कि हम पाकिस्तान को वो नहीं कर सके, लेकिन जो हमारी आबादी है, जो हमारे वो लोग हैं जो जिनकी बाइंग पावर उसी तरह है जैसे यूरोपियन बाइंग पावर है, उसको इस्तेमाल करते वक्त दुनिया को अट्रैक्ट करें हम अपनी तरफ, तो वहाँ पर तो खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे हवाले से जो है उसकी कमज़ोरी जो है वो अब हमें बार बार हर जगह पे जो है नज़र आ रही है। देखें ना, ब्रिक्स के 2 इजलास हुए हैं दिल्ली के अंदर, दोनों का एलामिया जारी नहीं हो सका, एलामिया जारी नहीं हो सका ना। और जो लेकिन मेहदी शाह साहब, अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली कि चाइना के साथ ये बातें सुनने में आ रही हैं कि J-35 जो है वो पाकिस्तान लेने जा रहा है। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा हो जाए तो ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि मिलिटरीली प्रूव भी हो गया मार्का हक के अंदर के हाउ सुपीरियर पाकिस्तान एयरफोर्स इज एज कम्पेयर टू IAF। तो अभी इसके बाद कितनी सुपीरियॉरिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स की? देखिए ये हो गया है और पाकिस्तान को J-35 मिलने ही मिल रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक तो पाकिस्तान के पायलट्स आजकल वहाँ पर गए हुए हैं और वो इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब हमने देखा था कि इससे पहले भी जो J-10 का मामला था, तो J-10 से पहले हमारे लोग गए थे जो वहाँ ट्रेन हो रहे थे। तो ये एक इस तरह का एक इशारा होता है कि चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ चल रही है। मेरा ख्याल है ये जो वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया है, इसके अंदर जहाँ एक तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट वापस लाई जाए जो 2016-17 से रुकी हुई है, जो $26 बिलियन हुई थी, $15 बिलियन उसमें से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी और तकरीबन 11 बिलियन जो था वो कर्ज की शक्ल में था। लेकिन 2017 के बाद से ये चीज़ें रुक गई हैं। तो एक इकोनॉमिक जोन जो हमने लगाए थे वो भी उस तरह नहीं फ्लरिश कर सके जैसे हम चाहते थे। लेकिन इसके पैरेलल जो है वो मिलिट्री के मामलात इतने आगे चले गए कि इस वक्त अब 82% जो इंटरनेशनली चीज़ें ख़रीद रहे हैं मिलिट्री के हवाले से वो चाइना से हम खरीद रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मेहदी शाह साहब आप, और आपने तस्दीक भी कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो J-35 खरीदने जा रहा है। इसी बात के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रिगेडियर साहब, आपको दहशतगर्दी के हवाले से आपने इस फील्ड के अंदर काफ़ी देर सर्व भी किया है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। अभी रिसेंट एक वेव देख रहे हैं हम राइज इन टेररिज्म की, तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस क्या हैं और ऑपरेशन गज़ब-ए हक क्या काफ़ी है इसको काउंटर करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस बात से नहीं एग्री करता कि राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट वेव ऑफ टेररिज्म। आप अगर माजी के अंदर देखें, इसके अंदर सिर्फ कोई 15 दिन का एक ब्लॉक उस टाइम पे आया था। इस पिछले दिनों में जब जा रहे हैं, जब चाइना में या पाकिस्तान जो वो जो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान जो है वो उसने बुनियानुल मरसूद शुरू किया था, तो वो जो गैप, वो जो टाइम है, उसका गैप के अलावा उससे पहले आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो एक तो इस खित्ते में जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे जब से ख़ास तौर पे दोहा एग्रीमेंट के बाद अगर उसकी क्लॉजेस के ऊपर आप जाएं और उसके बाद पाकिस्तान जब अमेरिकन ने विड्रॉ किया था अफ़गानिस्तान के अंदर से रात के वक्त, तो फिर सबसे पहला काम जो ये नई तालिबान की हुकूमत, जिनको मैं हुकूमत नहीं कहता, ये नार्को डीलर्स हैं,
ये वो स्मगलर्स हैं जो भत्ता लेते हैं स्मगलरों से, और ये उसके ऊपर बेस करके ये अपनी हुकूमत बनाते हैं। जितना अमेरिकन इनको 56 मिलियन डॉलर जो बिलियन डॉलर जो इतना पैसा इनको देते हैं, आप बताइए उसमें से कोई पैसा आपको अफगानिस्तान के ऊपर पब्लिक वेलफेयर पर खर्च होता नज़र आया? कोई डैम बना, कोई सड़क बनी, कोई रोड बनी, कोई ब्रिज बना, ये सारा इनकी पॉकेट में जाता है। तो सबसे पहले काम जो इन्होंने किया था वो ये किया था कि इन्होंने वो जेल के दरवाज़े खोल दिए थे, पुलचरखी में भी, काबुल में भी, कंधार में भी, मदार, और वहाँ पे जितने वो लोग जो दहशतगर्द यहाँ से, क्योंकि आप एक चीज़ को, एक सिनेरियो को जहन में रखिएगा कि जब अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रही थी, जब वो आई थी, और आप ऊपर से पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आप खोस्त से लेके, पख्तिया से लेके, नंगरहार से लेके नीचे आ जाइए, आप नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान के अपोजिट आप आ जाइए, तो पाकिस्तान वाज प्रोटेक्टिंग द बैक ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस। यानी हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड थी बॉर्डर पे, इसलिए कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होके ऐसी इन्फिल्ट्रेशन हो जिसमें अमेरिकन फोर्सेस को पीछे से मारा जाए। तो उस वक्त जो यहाँ से पाकिस्तान ने जितने ऑपरेशन किए, और आपको पता है कितने सारे ऑपरेशन इन कॉन्टीन्यूटी में आप काउंट कर सकती हैं, और बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, उसमें सारे दहशतगर्द, जिसमें चाहे गुल बहादुर हो या मंगल बाग हो या जितने अलकायदा के हो, ये भाग के चले गए थे अफगानिस्तान में। वहाँ इसको वो पकड़े गए और जेल, तो इन्होंने सबसे पहले वो जेल के दरवाजे खेले, जिसके बाद नूरिस्तान में या काबुल में या मज़ार शरीफ में या नंगरहार में, वहाँ पर इन पार्टियों ने रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट पिछले साल आई थी, उसके अंदर एनालिटिकल टीम की रिपोर्ट थी, उन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम तंजीमें, दाइश से लेके, फितना ख्वारिज से लेके, ETIM से लेके सारी तंजीमें मौजूद हैं, और उनके कोई 6,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो है। अब चूँकि वो रीऑर्गेनाइज हो गए, और जैसे ही अमेरिकन वहाँ से निकल के गए, तो ये जो इसमें बड़ी समझने की बात यह है कि ये जो इस वक्त वहाँ पे एक भत्ताखोरों का जो एक क्लीग बैठा हुआ है इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो पीपल इलेक्टेड नहीं है, वो आए थे शॉर्ट टर्म के लिए। दे आर नॉट ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो वो अपनी स्ट्रेंथ ड्रा करते हैं उन फाइटर्स से या उन दहशतगर्दों से, या वो जो अमेरिका ने जो आर्मी रेस की थी जिसके कुछ एलिमेंट बाकी हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ उनसे ड्रॉ करते हैं, पब्लिक से ड्रॉ नहीं करते। मगर बघेड़ी साहब, सवाल ये है कि हमने दोहा में जो एग्रीमेंट तक पहुँचे, जिसके नतीजे में तालिबान हुकूमत में आए, हमने इनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या नहीं किया है, एक लंबी बहस है, उसको सम अप करने की ज़रूरत नहीं, आप सारे जानते हैं वो। इसके बावजूद जाके, जैसा आपने पहले भी कहा कि जाके मुआहदे करेंगे हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाया काबुल पाकिस्तान के अंदर आएगी, या वाया बलूचिस्तान हमारे चमन के बॉर्डर से अंदर आएगी, तो ये क्या मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान चूँकि जंग नहीं जीत सका है, जंग हार गया है, लिहाजा उसने अब हमसे बदला लेने का ये एक रास्ता इख्तियार किया, ये अजम्पशन ठीक है? जी बुखारी साहब, बिल्कुल अजम्पशन ठीक है, और उसकी अजम्पशन की बैकग्राउंड है कि जो जैसे पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे, RSS की बुनियाद जो है वो डॉक्टर हैजवर ने जब नेशन डिफाइंड किताब लिखी थी, तो उसके प्रीफेस पे उसने क्या लिखा था? उसने कहा था कि इस खित्ते में सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज़ को विल हैव टू कन्वर्टेड इनटू हिंदू, अदरवाइज हम उनको मार देंगे या उन्हें निकाल देंगे, या निकाल दिए। वो फिलॉसफी आज तक आ गई, और आज RSS की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर। और उसके साथ साथ आपने देखा कि इजराइल के अंदर, आज नहीं, गोल्डा मेयर के बाद आप, और इजराइल का पहले प्राइम मिनिस्टर के आप वो याद वार्न किया था, पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल बना है। सो देयर इज अ नेक्सस। और इंडिया के और इजराइल के ताल्लुकात कब से? पिछले अपना 30 साल से इंडिया और इजराइल के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितनी एंटी टेरर फोर्सेस को ट्रेंड किया है वो तमाम आपको पता है इजराइल। तो ये जो एक नेक्सस है, और आपने देखा इसका एक और प्रैक्टिकल रेमिफिकेशन सामने आ गई, वो ये थी कि जब नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया, वहाँ पे इजराइल ने उसको क्या कहा था? उन्होंने कहा जाके अफगानियों को, और इजराइल की स्टेटमेंट आई कि हम अफगानियों को सपोर्ट करेंगे, उनको फ़ंड देके, और इंडिया भी कहता है कि हम उनको फ़ंड देंगे। फिर अफगानिस्तान की जो लीडरशिप थी, उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो ट्रैवल करके चले गए इंडिया। और वो इंडिया क्यों गए? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ंड देंगे, और ये पैसे के बुकारी है। मैंने आपको पहले, ये तो
तलवे चाटते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं कि जब अपना रशियंस आए थे अफ़गानिस्तान के अंदर और ISI और CIA मिल के ये जो जंग लड़ रहे थे, तो इनके जो बुज़ुर्ग थे ना, वो आके $100 के ऊपर लड़ा करते थे अमेरिका के, तुमने उसको $100 ज़्यादा दे दिया, हमें $100 कम दिए। तो ये तो सिर्फ पैसे के पुजारी है। वो पैसा इनको दिया इजराइल ने, वो पैसा दिया इनको इंडिया ने। और जब नरेंद्र मोदी वापस आया अफगानिस्तान से, तो सबसे पहला काम क्या हुआ था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अटैक हुए थे। तो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन इजराइल, इंडिया एंड दिस अफगान जो स्मगलरों की हुकूमत है, जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं कि अब मैं नहीं कहता, आप मॉस्को डायलॉग उठा के देखें, आप UN की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट उठा के देखें, आप चाइनीज़ की रिपोर्ट उठा के देखें, आप दुनिया के किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट उठा के देखें। आप ये फरमा रहे हैं कि ये अब इत्तेहाद सलासा बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान। शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। अगर आपको याद हो, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उसके बारे में किसी तारफ़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये फरमाइएगा कि जो चाइना की वसातत से या चाइना की हॉस्पिटैलिटी की वजह से 2 दफ़ा अफ़गान लीडरशिप के साथ मुलाकात कराई गई, हमारी टॉप लीडरशिप की, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ, कुछ वादे किए गए, ये फिर सारा कुछ भूल गए हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, चाइना जो है वो हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, और इसके अंदर लाजमी बात है कि चाइना को भी फ़ायदा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको CPEC का हिस्सा बनने की भी CPEC का भी है सर। इसके अलावा ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट जो है उसको भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं काबुल से, और एक अंदाजे के मुताबिक 700 टेररिस्ट से लेके कुछ 1500 टेररिस्ट जो है वो इन्होंने फैसिलिटेट किया। और अभी पिछले दिनों जो काबुल के अंदर बम धमाका हुआ जिसके अंदर एक चाइनीज़ मारा गया, वो सारा जो मामला था वो यही सब लोग कर रहे थे। फिर इन्होंने, और TTP के साथ एनेक्सेस इनका बना, और इन्होंने जो ड्रोन इस्लामाबाद के अंदर उड़ाए गए उसकी जो टेक्निकल फैसिलिटेशन थी वो सारी की सारी ईस्ट तुर्कमानिस्तान के लोगों ने TTP को दी। तो ये पूरा एक एनेक्सेस है जो पूरे खित्ते के लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जितने भी ममालिक है सेंट्रल एशिया के बाशमूल चाइना के, उनका आखिरी इजलास जिस वक्त तेहरान के अंदर हुआ, तो वहाँ वो जॉइंट एक डिक्लेरेशन करना चाह रहे थे जिसके मुताबिक सारे ममालिक जो हैं वो मिलकर इनके साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन हुआ ये कि रूस ने कहा कि मुझे मौका दिया जाए और मैं मज़ीद उनसे बातचीत करके आपको बता, लेकिन उस बातचीत के बावजूद जो है वो आज वाले दिन तक ना सेंट्रल एशियन कोई कंट्री मुतमईन हो सकी है और ना हम ममालिक मुतमईन हो सके। हत्ता कि उरमची वाले जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं मुज़ाकरात का, वो बड़े तफसीली मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके बाद भी जो सूरत हाल है वो बदलने का नाम नहीं उसने लिया। ठीक है, मेहदी शाह साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। सर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुई, आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल चाइना प्ले कर सकता है इन द करंट सिचुएशन। तो काइंडली ज़रा जो भी हमारी डिस्कशन हुई है इसको आप अगर चंद जुमलों के अंदर समअप कर दें, टाइम की शॉर्टेज है तो इस तरह से। इसको समअप यही है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसा स्टेज मिला हुआ है जिसे अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, क्योंकि अब सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को देख रही है। तो ये मौका है कि इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि जब हमें मौके मिले उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सके। तो मेरा यही मशवरा होगा कि साहब आप ये बताइएगा कि आपने तो बहुत सेंसिटिव वक्त में कराची का मैं अगर आपको हवाला दूँ तो देखा कि कैसे इससे डील किया जाता है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान फील्ड मार्शल का था कन्वेंशन सेंटर में, अगर आपको याद हो कि 10-15 हज़ार लोग ना हमसे कश्मीर ले सकते हैं ना बलूचिस्तान ले सकते हैं, आप समझते हैं कि उस इन लाइन विद दैट वो जो उन्होंने कहा था चुन चुन के मारेंगे, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आर्मी कुर्बानियाँ बहुत दे रही है, वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं, बिकॉज आपको पता है जिस तरह की पाकिस्तान के ऊपर वॉर इम्पोज की गई है, जिसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, तो उसको लड़ने के लिए आप सिर्फ ये है कि लेक्चरों से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें फ़िज़िकल ऑपरेशन करने। और पाकिस्तान आर्मी कॉन्स्टेंटली, परसों भी एक अपना ऑफिसर हमारे शहीद हुए हैं और डेली की बेसिस पे लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह कहा गया और जिस तरह आपने कहा,
पाकिस्तान आर्मी हाजिर है, रहेगी, एयरफोर्स हाजिर है, नेवी हाजिर है, और इंशाल्लाह हम फतह हासिल करेंगे, ये मेरा बिल्कुल यकीन है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस माजी की जंगों की तरह इस जंग के अंदर भी फतह हासिल होगी, और इसके लिए नॉन काइनेटिक के साथ साथ काइनेटिक मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे, और चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया स्टडीज़ मेहदी शाह साहब मौजूद थे, और सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और इस शो के मेन एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त था, और इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट डे।